डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के टेंस का जो पहला टेंस है वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ये आप लोगों का पहला टेंस है और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 प्रकार हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले जानना यहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट अफर्म्स अ प्रोपोजिशन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। अर्थात वह वाक्य जो एक प्रस्ताव की पुष्टि करता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे जो मुख्य बात है वह यह है कि कैसे हम जानेंगे कि कोई हिंदी का लिखा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में है या नहीं। तो इसके लिए यहां पर लिखा गया है पहचान। कैसे आप पहचान पाएंगे कि दिया हुआ हिंदी का सेंटेंस इससे संबंधित है या नहीं। क्या लिखा गया है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं। अर्थात जो भी हिंदी का सेंटेंस होगा तो उसके लास्ट में, जैसा कि आप देख रहे हैं, राम एक किताब पढ़ता है, तो जो लास्ट वाला जो आपका शब्द होगा, उस लास्ट वाले शब्द में जो आपका वर्ब होगा, उसके लास्ट में आप यहां देख रहे हैं, यहां पर ता है, यहां पर ता है दिया हुआ है। इसी तरह आपका हो सकता था जैसे सीता एक किताब पढ़ती है, ती है आ जा रहा है यहां पर। उसी तरह वे लोग किताबें पढ़ते हैं, ते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं ते हैं आ गया। उसी तरह है मैं एक किताब पढ़ता हूं, ता हूं। तो इस तरह से आप लास्ट में देख रहे हैं, इसमें से आपका कोई ना कोई शब्द जरूर आएगा और जब आएगा तो आप एक क्लियर हो जाएंगे कि आपका दिया हुआ यह जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट तो क्लियर है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं नहीं शब्द बीच में नहीं है। नहीं यदि रहता तो आपका यहां पर अफर्मेटिव की जगह नेगेटिव सेंटेंस हो जाता। यदि इस सेंटेंस में क्या, कब, क्यों, कैसे जितने सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं यदि उसमें से कोई यूज किया गया होता तो आपका यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता। तो इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जब किसी दिए हुए सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं और उस सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं है, कब, क्यों, कैसे इत्यादि इंट्रोगेटिव शब्द नहीं है, तो वह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ही पहचान है डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलते हैं। तो आपको इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए यहां पर 2 रूल्स लिखे गए हैं। एक रूल आपका यह है कि सब्जेक्ट, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे जिसमें यस या ईएस जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड्स लिखेंगे। दूसरा आप रूल यहां पर देख रहे हैं, सब्जेक्ट और सिर्फ आपको यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, इसमें यस या यस नहीं जोड़ना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड्स लिखना है। तो आप यहां देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के नीचे माने आपका किस प्रकार का सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से ऐसे शब्द आएंगे जिनको देख करके आप ये अनुमान लगाएंगे उसके साथ जो वर्ब हम यूज करेंगे उसमें यस या यस लगा होगा या नहीं। तो इसके लिए यहां जो सब्जेक्ट है, यदि आपके किसी भी सेंटेंस में जो करता है, यदि वह ही है, सी है, इट है या एक वचन का संज्ञा है या नाउन है या एक वचन का वह करता है, तो उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस हम प्रयोग करते हैं। कब करेंगे? जब उसमें आपका हिंदी में शब्द होगा वह, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा वह, इट का अर्थात यह होगा, और जब सिंगुलर नाउन का प्रयोग अर्थात एक वचन का प्रयोग होगा तब उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे। और यही दूसरे रूल में यह है
कि जब आपका सब्जेक्ट इसमें से कोई नहीं है, यानी कि न तो ही हो, न तो सी हो, न तो इट हो, ना ही कोई सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर नाउन में क्या होता है, जैसे कोई नाम हो गया, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता इत्यादि, ये सिंगुलर नाउन में आते हैं। जिससे किसी एक व्यक्ति का, वस्तु का बोध हो, उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। तो इसमें से कोई भी कर्ता आपका सब्जेक्ट यदि नहीं आता है और उसके स्थान पर यदि आपका सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे या बहुवचन वाला कर्ता होता है। बहुवचन में जैसे हो गया लड़के, लड़कियां, जैसे लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं, लड़के स्कूल जाते हैं, तो इस तरह से ये बहुवचन हो गया। तो जब आपका आई, वी, यू, दे और बहुवचन का प्रयोग होगा, और अर्थात कहने का मतलब यदि इसमें से कोई एक सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया होगा, तब आपको वर्ब में यस या यस नहीं लगाना है। सीधे आपको वर्ब, मेन वर्ब लिख देना है, उसको ऑब्जेक्ट प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड करेंगे। आपको रूल के अनुसार ही बनाना है। अब यहां बच्चों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि बहुत बच्चे यहां पर उनको डिफिकल्टी महसूस होती है कि हम यस लगाएं कि यस। तो आप देखें आपको ईएस कब लगाना है, ईएस कब लगाना है, यहां नीचे हमने लिखा हुआ है। यहां देख रहे हैं गो, गो आप कहीं भी लिखा हुआ पाएंगे इस अफर्मेटिव सेंटेंस में। यदि आपका सब्जेक्ट इसमें से कोई एक है तो उसके साथ ईएस जुड़ा हुआ रहता है, अर्थात वह गोज होता है। तो आप देख रहे हैं इसके साथ ईएस जुड़ा हुआ है। और यहां देख रहे हैं कैच, कैच भी कहीं लिखा हुआ है, यदि इस सेंटेंस के अंतर्गत तो वहां भी कैचेज होगा। यदि आपका इसके साथ कोई अटैच जो सब्जेक्ट है इसमें से कोई एक है तो कैचेज होगा। तो यहां पर यह संकेत मिलता है कि कब हम ईएस जोड़ेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं आपका मेन वर्ब है, ये भी आपका मेन वर्ब है। तो यदि जो आपका मेन वर्ब है और उस मेन वर्ब का जो लास्ट वाला लेटर है, यहां देख रहे हैं गो का लास्ट वाला लेटर क्या है, ओ है। यदि वह लेटर आपका ओ है और आपका सब्जेक्ट इसमें से कोई एक है तो उसके साथ ईएस जोड़ेंगे। और यदि आपका मेन वर्ब का लास्ट वाला जो लेटर है वह सीएच है तो उसके साथ भी ईएस लगाएंगे। यदि लास्ट वाला लेटर एस एच है तो उसके साथ भी ईएस लगाएंगे। यदि लास्ट वाला लेटर यक्स है या डबल एस है तो उसके साथ भी हम ईएस का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, को आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर इसका ग्रामर के किताबों में वर्णन नहीं मिलता है, तो इसको आप कहीं नोट कर लेंगे। तो ये हम काम करते हैं, जब ईएस लगाना होता है तो हमको ये देखना होगा कि लास्ट वाला जो लेटर है, जो एक वचन सब्जेक्ट या ही, सी, इट के साथ प्रयोग किया गया जो मेन वर्ब है, यदि उसका लास्ट लेटर यदि आपका ओ है, सी एच है, एस एच है, एक्स है या डबल एस है तो उनके साथ हम ईएस का प्रयोग करेंगे। और यदि यही आपके वर्ब हैं गो है लेकिन उनके साथ आपका सब्जेक्ट इसमें से कोई एक है तो उसमें यस या यस लगाने की जरूरत नहीं है। और डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं के साथ हम यस लगाएंगे, बाकी सभी के साथ हमको एस का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए है कि राम एक किताब पढ़ता है, तो आप देख रहे हैं आपका प्रेजेंट डिफिनेंस का पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो राम एक किताब पढ़ता है, इसको बनाएंगे तो शुरू में आपका रूल बता रहा है कि हमको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर होगा तब इस रूल का प्रयोग करेंगे, या इसमें से कोई एक होगा तब इस रूल का प्रयोग करेंगे। तो आप देख रहे हैं आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मीन्स होता है डूअर, जो काम करने वाला वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो इसमें से आप देख रहे हैं कोई ऐसा सब्जेक्ट यह राम नहीं है, अर्थात यह सिंगुलर नाउन है। तो जब यह है तो हमको रूल फर्स्ट का प्रयोग करना है, जिसके साथ मेन वर्ब में यस या यस जुड़ा हुआ होगा। तो यहां लिखेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग राम, उसके बाद लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है पढ़ने की, रीड। अब इसमें करें यस या यस जोड़ना है तो हम लिखेंगे राम रीड्स, रीड्स। तो इसके साथ यस जोड़ा जा रहा है, यस नहीं, क्योंकि इसमें से आपका लास्ट वाला लेटर जो बताया गया है वह नहीं है, डी है, इसलिए उसमें एस जोड़ेंगे। तो हो गया राम रीड्स। अब उसके बाद लिखना ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपका है एक किताब, जो हो जाएगा ए बुक। और अदर वर्ड्स में, अदर वर्ड्स आपका दिया नहीं इसलिए इसको छोड़ देंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यदि रहता राम एक किताब रोज पढ़ता है तो बनाते राम रीड्स अ बुक डेली।
तो डेली आपका अदर वर्ड्स में हो जाता, तो उसको हम लास्ट में लिखते, लेकिन नहीं दिया तो उसको छोड़ देंगे। तो हो गया आपका राम रीड्स ए बुक, यहाँ यह से जुड़ा हुआ है। यही रहता राम जाता है, तो राम गोज, ये गो आएगा तो उसमें एस जोड़ देते। इसके लिए बच्चों हम अभी नेक्स्ट आपके वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। इसके सेकंड वीडियो में आप इससे संबंधित एग्जांपल्स पाएंगे।